दोस्तों, हम डेली लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड पढ़ते हैं और उसी क्रम में आज हमारी ये 26वीं क्लास है। 26वीं क्लास में आज हम 1857 की क्रांति कंप्लीट करके आज उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ेंगे विश्लेषण से। तो अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेंसली ने देशी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, सहायक संधि प्रणाली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड रिंग फेंस की नीति। तो वेलेंजली ने नीति लागू करी थी सहायक संधि प्रणाली। वेलेंजली की नीति को हमने याद किया था कि वेलेंजली को हमने लिया था वेली यानी यार वेली, ठीक है ना। और यार वेली क्या करते हैं? सहायता यानी सहायक होते हैं। तो वेलेंजली ने सहायक संधि की नीति जो लागू की थी और ये काम करना यानी संधि का जो कार्य सौंपा था वो सौंपा था चार्ल्स मेटकुफ को। चार्ल्स मेटकुफ को रियासतों से संधि करने का काम सौंपा था लॉर्ड वेलेंजली ने। तो हमने मेटकोफ को याद किया था। मेटकोफ में लास्ट में क्या आता है? कोफ। तो कोफ को हमने कॉफी से याद किया था कि वेलेंजली ने क्या कहा, आप यार दोस्त बनाओ और रियासतों के राजाओं के साथ में कॉफी पियो और संधि करो, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने याद किया था। तो वेलेंजली ने सहायक संधि प्रणाली लागू करी और मेटकोफ को ये कार्य सौंपा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? यानी ऐसा कौन सा काम था जो सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? देशी रियासतों की बाहरी युद्धों, आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासत से करना और देशी रियासतों को विदेशी मामलों में स्वतंत्रता। 4 नंबर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इनमें तो ये बताया गया था कि अगर आप किसी शासक से या फिर विदेशी मामलों में अगर कोई समझौता करते हो तो अंग्रेजों की मध्यस्थता लेनी पड़ेगी। तो सहायक संधि में नंबर ऑप्शन नहीं है। फिर है, सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न की गई? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, जयपुर रियासत और कोटा रियासत। यानी सबसे पहले अंग्रेजों से जो सहायक संधि की थी वो था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम के बारे में हमने बात की थी कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। जो देखो अभी तो अंग्रेजों के साथ में तो सबसे पहले सहायक संधि में कौन शामिल होता है? हैदराबाद का निजाम। लेकिन इनको जो भारत में विलय करने की बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 में जबरन यानी पुलिस एक्शन के तहत पोलो ऑपरेशन चला के हैदराबाद को हमारे भारत में शामिल किया था, क्योंकि हैदराबाद का निजाम था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई? तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1803, 1813, 5 और 1798। तो 1813 में की गई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लागू करने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823, यानी आते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लागू करी थी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति में क्या प्रावधान नहीं था? तो देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना ये तो था। देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना ये इसमें नहीं था। देशी रियासतों का आंतरिक शासन स्वयं वहां के शासन द्वारा संभालना। यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी नीति में कहा कि जो देशी राजा हैं वो अपनी रियासतों को संभालेंगे, ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश रियासतें हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, यानी उनका अपना स्वामित्व होगा। वो अपने राजा हैं, वो अपना शासन है वो खुद संभालेंगे इस प्रकार से। यानी स्वामित्व में किसका होगा? ब्रिटिश का होगा, राज ब्रिटिश का ही होगा। ये नीति थी, यानी अधीनस्थ भी किया गया और पार्थक्य यानी अलग भी रखा गया। 1858 के बाद सरकार द्वारा भारतीय शासकों के साथ संबंधों में किस नीति को प्रारंभ किया गया? यानी 1858 के बाद देशी रियासतों में हस्तक्षेप कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ देना, अधीनस्थ संघ की नीति। यानी 1858 के बाद जो नीति अपनाएगी भारतीय शासकों के साथ में वो थी अधीनस्थ संघ की नीति। तो हम बात करते हैं कि देखें कि अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी। अधीनस्थ संघ की नीति में जो देशी राज्य थे उनको अलग-अलग नए करने की बजाय, है ना? अलग-अलग नहीं किया गया बल्कि उनको ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। तो अधीनस्थ संघ की नीति में ये रखा गया कि रियासतें चाहे अलग-अलग रहो, लेकिन उनको रहना किसके राज में पड़ेगा? ब्रिटिश शासन के राज में। तो वो अधीनस्थ संघ की नीति थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद और वी.डी. सावरकर। यानी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी की लड़ाई के जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक थे वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? तो वो थे लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, वीडी सावरकर और दादा भाई नौरोजी। तो ये भी वीडी सावरकर थे, यानी वीडी सावरकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी और आजादी के लिए लड़ाई, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
और राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उनको सुनियोजित संग्राम की संज्ञा भी दी थी। आगे है 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं को सम्मिलित करना है तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। लखनऊ है वो अवध के क्षेत्र में आता था और हमें पता है कि अवध के जो शासक थे वाजिद अली साहब उनको वाजिद अली साहब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया था। तो उनके बदले में बेगम हजरत महल ने क्या की थी? क्रांति की थी लखनऊ में या फिर अवध में। फिर आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे आरा या फिर जगदीशपुर के। कुंवर सिंह 80 वर्षीय जो थे 80 वर्ष के थे कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह को उपमा दी गई थी बूढ़ा शेर या फिर 80 वर्ष का जवान कुंवर सिंह को कहा गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और आगे है रानी गोडिनल्यू जो नागालैंड से बिलोंग करती थी। इनको नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। यानी जो रानी गोडिनल्यू थी उनको रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने जब ये जेल में थी। ठीक है ना? और ये अंग्रेजों के ऊपर नागालैंड में यानी छापामार या फिर जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसके तहत ये अंग्रेजों पे आक्रमण करती थी। तो इनको रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो हम बात करें कि 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे है कि इस स्वतंत्रता सेनानी को सर हुर्योज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? बेगम हजरत महल, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। मैं बताया कि जो सर हुर्योज है वो रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट थे और लक्ष्मीबाई के लिए ही उन्होंने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है। लक्ष्मीबाई ने युद्ध करते हुए ये शर्त रखी थी पहले कि जब भी मेरी वो मृत्यु हो जाए तो मेरे जो शरीर है वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इससे जब अंग्रेज आए उससे पहले पहले रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो फिर कर्नल जो सर ह्यूरोज है, उन्होंने ये भी कहा कि क्रांतिकारियों में यहाँ सोई औरत अकेली मर्द है। फिर आता है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट और डलहौजी की विलय की नीति। यानी राजनीतिक कारणों में जो प्रमुख कारण आता है वो है डलहौजी की विलय नीति। जिसमें डलहौजी ने 2 नीतियाँ अपनाई थी। एक तो उत्तराधिकार नहीं होने पर उस रियासत को ब्रिटिश शासन में सम्मिलित कर लेना और या फिर कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को हड़प लेना। तो ये डलहौजी की विलय नीति थी। आगे है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन-सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और 1942 की अगस्त क्रांति। तो 1857 की क्रांति में मुसलमानों और हिंदुओं की एकता देखने को मिली थी इनको। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। झांसी, संबलपुर, सतारा यानी इनका क्रम बताना है। तो इनका क्रम 1 नंबर पे सतारा, 2 पे संबलपुर और 3 पे झांसी। हमने याद किया था कि 1848 में 1848 में जो है वो सतारा को शामिल किया अंग्रेजों ने और संबलपुर को 1849 में और झांसी है उनको 1853 में शामिल किया था। फिर हम बात करते हैं बघाट की तो 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1854 में अंग्रेजों ने अपनी रियासत में जो रियासतें हैं उनको ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया था। हमने इन रियासतों को एक ट्रिक से भी याद किया था कि संभल जा, तारा संभल जा उदय से क्योंकि झांसी में नाग जितना जोर है। इनको हमने ट्रिक से भी याद किया था। तो 1 नंबर पे सतारा, 2 पे जैतपुर, 3 पे संबलपुर, 4 पे उदयपुर, 5 पे झांसी, 6 पे नागपुर और फिर तंजौर था। आगे है 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, अंग्रेजों के अत्याचारों में कमी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और मुगल सम्राट का विघटन। तो इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत क्योंकि इनका जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था यानी विक्टोरिया के अधीन हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के स्वाधीन संग्राम से संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खां। तो इसमें अशफाक उल्ला खां नहीं थे। बेगम हजरत महल हमें पता है जो लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और झांसी की रानी झांसी से थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजों की भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है वो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। तो 1857 में ही प्रारंभ हुआ था। भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया? विलय की नीति, सहायक संबंधता की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। तो हमें पता है कि विलय की नीति के अधीन झांसी को उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण झांसी को हड़पा गया था ब्रिटिश शासन द्वारा।
क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी के द्वारा जो दामोदर को उत्तराधिकारी लिया गया था, गोद लिया गया था, तो उनको ब्रिटिश शासकों जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। इसलिए विलय की नीति के तहत हड़पा गया। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ही पंजाब को साम्राज्य में मिलाया था। आगे है सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के आदेशानुसार राज्य की विलय नीति के तहत कुशासन व प्रशासकीय अनियमितताएं यानी और सरकार विरोधी कार्यवाही के कारण अवध को मिलाया गया था। एकमात्र कारण था कुशासन का, जिसमें अवध को मिलाया गया था और यहाँ पे जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनको अपदस्थ कर दिया गया था। बाद में इन्हीं की रानी बेगम हजरत महल ने यहाँ पे विद्रोह किया था। फिर है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एक नंबर ऑप्शन है प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका और उदीयमान मध्यम मार्ग ने राज का पक्ष लिया था। यह राज से मतलब है ब्रिटिश शासन से। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये सही कैसे है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति हुई, फिर भी ब्रिटिश राज है वो नहीं पलट पाया। उदीयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। पाल्मस्टन, गैलेडस्टोन, डिजरेली और अर्नेस्ट जोन्स। इसमें जो डिजरेली है उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा ली थी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को डिजरेली ने। फिर आता है 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बंबई, मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया। भारतीयों के अनुपात में यूरोपियन सैन्य दल में वृद्धि और अफसर यूरोपीय ही बने रहे। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद जो हुआ था, उसमें यूपी के ब्राह्मण तत्वों को नहीं बढ़ाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि बंगाल, बंबई और मद्रास की तीनों सेनाओं को अलग रखा गया और भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सेना दल में वृद्धि करी गई थी और अफसर थे वो यूरोपीय ही बने रहे थे। ये बात थी। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बरेली। तो खान बहादुर खान थे वो बरेली से थे। फिर आता है जो सूची सुमेलित करनी है, यानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था इस प्रकार से? तो लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, 1 का 4। तात्या टोपे जो थे वो गिरफ्तार हुए थे और फांसी पर लटका दिए गए थे। नाना साहब जो थे उनको रंगून निर्वासित नहीं, नाना साहब जो थे उनको नेपाल में पलायित कर दिया गया था और बहादुर शाह थे उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ पे उनका मकबरा भी बनवाया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? वीडी सावरकर, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इसमें वीडी सावरकर नहीं थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी एहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली और मौलवी कुदरत अली। तो इसमें से मौलवी अहमदुल्ला थे, उन्होंने जिहाद की घोषणा की। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह किया था। फिर आता है 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो कुशल नेतृत्व का अभाव, आधुनिकतम हथियारों की कमी, तिथि से पूर्व आरंभ और फूट। यानी कारण तो इसमें सभी थे, लेकिन मुख्य जो कारण था वो था कुशल नेतृत्व का अभाव। फिर आगे है, यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो वी डी सावरकर, एस एन सेन का, आर सी मजूमदार का और बेंजामिन डिजरेली का। तो बेंजामिन जो डिजरेली है उन्होंने तो इसको क्या बताया था? राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। मजूमदार ने बताया था कि यह न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता के लिए। यानी मजूमदार है उन्होंने कुछ भी नहीं माना, ठीक है ना। यानी मजूमदार जो क्या था, मजेदार आदमी था, इसने कोई भी बात नहीं एग्री करी। जबकि जो एस एन सेन है वो पुस्तक लिखते हैं 1857 यानी 1857। यानी इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 1857 यानी 1857। सेवन को हम किससे कैसे याद कर लेंगे? सेवन को हम सेन से याद कर लेंगे। फिर आता है मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की? तो मेजर जनरल विंडहम, जनरल हैवलॉक, कोलिन कैम्पबेल और सर हुरोज। हमें पता है कि झांसी के विरोध में कौन रहता है? सर हुरोज रहता है, तो हुरोज ही था। निम्नलिखित में से किसी धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता था? तात्या टोपे, नाना साहब, राणा राम प्रताप और पुरंदर सिंह। तो धोंदू पंथ जो थे वो नाना साहब को कहा जाता था।
हम बात करते हैं आगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद और दीवान वेलुथम्पी। तो इसमें ऑप्शन है दीवान वेलुथम्पी। ये त्रावणकोर केरल से थे और ये घटना है 1809 की। यानी जो त्रावणकोर की जो घटना है वेलुथम्पी की, इन्होंने जो विद्रोह किया था वो किया था सहायक संधि के विरुद्ध में, ठीक है ना? और इन्होंने अंग्रेजों से जो है वो हत्या नहीं करवाने के डर से इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी और फिर अंग्रेजों ने जनता में आक्रोश फैलाने के लिए जो वेलुथम्पी है उनको फांसी पे लटका दिया था, यानी मरे हुए को भी फांसी पे लटका दिया था कि जनता में क्या हो, भय उत्पन्न हो अंग्रेजों का। तो ये केरल से थे, 1809 का ये विद्रोह था। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इसमें एक नंबर सिर्फ सही है कि 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। ठीक है ना? लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि अंबाला में विद्रोह करने वाले थे शाह। क्या नाम था उनका? शाह थे। इन्होंने अम्बाड़ा में विद्रोह किया था। तो ये आगे वाला क्वेश्चन है, शायद ये कट गया है, इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या यानी बिहार, बंगाल, अवध और राजस्थान। तो सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति में विद्रोही थे यानी सिपाही थे, उनकी संख्या थी अवध से सबसे ज्यादा। अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा गया और अवध को ही बंगाल आर्मी की पोषदशाला कहा गया था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सिपाही थे अवध से और इसी को क्या हटा दिया था, कुशासन का आरोप अवध पे लगा दिया गया था। फिर आगे हम बात करें 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से महकपुरी की पदवी दी गई थी। तो जीनत महल, हजरत महल और लक्ष्मीबाई। तो ये थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध में क्रांति करी थी और ये वाजिद अली शाह की दूसरी बेगम थी। हम बात करें कि अगर हजरत महल को महकपुरी की संज्ञा क्यों दी गई, यानी इनको महकपुरी क्यों कहा गया, तो हजरत महल जो थी वो शाही जो राजघराने थे उनमें डांस करने वाली थी, ठीक है ना? तो वो एक शाही ग्रुप होता था डांस करने वालों का, यानी जो हरम होते थे उनमें जो नृत्य करने वाली लड़कियां होती थी उनमें एक ग्रुप का नाम था परी। तो इसलिए हजरत महल को क्या कहा गया, महक परी कहा गया। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह को और आरंभ को पढ़ें, यानी कहाँ से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ। तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ। इसमें हम बात करते हैं कि 10 मई को मेरठ हुआ था, यानी एक नंबर पे क्या आएगा, जो मेरठ है वो आएगा। इलाहाबाद जो फिर होता है 4 जून को लखनऊ, 4 जून को कौन सा होता है, लखनऊ होता है। 5 जून को कानपुर होता है और 6 जून को इलाहाबाद होता है, ठीक है ना? यानी इन तीनों का क्रम चलता है। 10 मई को सबसे पहले जो क्रांतिकारी हुई थी, क्रांति शुरू हुई थी वो 10 मई को मेरठ से हुई थी, ठीक है ना? फिर 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में और 6 जून को इलाहाबाद में। इनका हम तीनों का क्रम याद करें, यानी 4, 5, 6। फिर है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन और एस.बी. चौधरी। तो इसमें नाम आता है एस.एन. सेन का। एस.एन. सेन ने 1857 पुस्तक लिखी थी, यानी 1857 1857 नामक पुस्तक भी लिखी थी एस.एन. सेन ने। फिर हम आगे बात करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की थी। तो ये हमें पता है कि प्रथम जो वायसराय बनाया गया था भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ने ही ये घोषणा पड़ी थी 1857 में इलाहाबाद दरबार में। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ये शासन सीधा किसके पास जाता है, सर्वोच्च सत्ता यानी विक्टोरिया के पास में जाता है। आगे है बिहार में 1857 के नेता थे तात्या टोपे, नाना साहब मंगल पांडे और कुंवर सिंह। तो इसमें कुंवर सिंह आता है। बिहार जगदीशपुर के कुंवर सिंह 80 वर्षीय थे, 80 वर्षीय जवान कहा गया इनको। और फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी, यानी अवध वालों ने बाद में क्या किया 1857 के बाद। राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई। उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। वे कांग्रेस के समर्थक बन गए। वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। देखो लास्ट में क्या किया, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे, यानी अवध के जो तालुकदार थे वो। आगे है रुहेलखंड यानी बरेली में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था हसन खां, पीर अली और खान बहादुर। तो रुहेलखंड और बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान।
आगे वाले प्रश्न में जो क्रम वो मिलाना है, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर यानी झांसी और ग्वालियर दोनों में क्रांति करी थी। मौलवी अहमदुल्ला थे, वो फैजाबाद से थे। नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे और कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर बिहार। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद, पति मतलब गंगाधर उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, तो वो कौन था? तो उसमें लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेंसली। तो उसमें था लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लागू लागू करी थी, वो नीति लागू करी थी जिसमें उत्तराधिकारी है वो गोद लिया हुआ नहीं माना जाता। मंगल पांडे ने विद्रोह किया मेरठ से, बैरकपुर से, झांसी से और नासिक से। तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर से। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। फिर है बाबू कंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया मध्य प्रदेश से दिल्ली में, बिहार में और पंजाब में। तो ये किया था बिहार में कुंवर सिंह। फिर है ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? तो हमने देखा था कि जो विलियम डेजरली है, उन्होंने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि ये क्या है? एक भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, मेरठ में। तो ये 10 मई को मेरठ में हुई थी। 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? यानी सिपाहियों के क्या कारण थे कि उन्होंने विद्रोह किया? तो ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय व भारतीय दलों की संख्या में असमता। फिर है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर और भारत बाहर सेवा के लिए जो है वो तत्पर रहने का आदेश। फिर है एनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना। तो इसमें कारण आता है बी और सी का, कि जो बंगाल आर्मी है उनको ये कहा गया कि आपको जहां भी युद्ध होगा वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। और एक एनफील्ड राइफल वाला भी कारण है। फिर आगे 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो कानपुर में विद्रोह, नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह और तात्या टोपे को फांसी। यानी ये पहला, तीसरा और चौथा ये कारण तो बाद में होते हैं, जबकि सबसे पहले 12 मई को जो मेरठ वाले हैं, 10 मई को मेरठ में आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं और 12 मई को ये दिल्ली पे पहुंच जाते हैं। तो ये इसमें सबसे पहली घटना हुई थी तीनों में। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें सबसे पहले ये हुई थी दिल्ली वाली। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों और उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की। तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो फैजाबाद से थे। बेगम जीनत महल जो थी वो दिल्ली से थी। अब हम बात करते हैं कि बेगम जीनत महल कौन थी? जो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी बेगम थी बेगम जीनत महल, जिनको लास्ट में बहादुर शाह जफर के साथ में ही रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे उनका मकबरा भी बनवाया। कुंवर सिंह जो है वो आरा जगदीशपुर से थे। फिर आगे है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन और अशोक मेहता। तो ये सबसे पहले कहा था वी.डी. सावरकर ने कि भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो हमें पता है कि तात्या टोपे हैं वो कानपुर से कहाँ आते हैं? झांसी आते हैं और झांसी से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों मिलके कहाँ जाते हैं? ग्वालियर पर अधिकार करते हैं। फिर आगे है, जनरल विंडहम को सन 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट और कानपुर के निकट। यानी इसको कानपुर के निकट पराजित किया था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो अंग्रेजों की भूमिकर नीति, चर्बी के साथ बने कारतूस, लॉर्ड डलहौजी द्वारा सम्मेलनवादी नीति और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। यानी तत्कालीन जो कारणों में आता है वो आता है चर्बी के कारतूस। फिर आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जेम्स आउटरम जो थे वो कहाँ से थे? तो जेम्स आउटरम जो थे वो लखनऊ में थे, यानी बेगम हजरत महल के विरोध में थे। फिर आता है जॉन निकलसन। तो जॉन निकलसन जो थे वो दिल्ली में थे, बहादुर शाह जफर और जो बख्त खां थे उनके विरोध में। कॉलिन कैम्पबेल जो थे वो कानपुर से थे, यानी तात्या टोपे और नाना साहब के विरुद्ध में। कानपुर कैम्पबेल और तात्या टोपे और कौन थे? नाना साहब। फिर हुरोज जो थे वो लक्ष्मीबाई के विरोध में झांसी में थे। तो इस प्रकार से
फिर आगे भी सूची मिलान करना है तो नाना साहब हमने देखा कि नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हमीद अली खां दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे और मनीराम जो दीवान थे, वो असम से थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन-सा सेनानायक 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? तो नील, नोट, हैवलॉक और फिरोज। तो हम देखते हैं कि जो कर्नल नोट है, उनका कहीं पे भी नाम नहीं आता है, जबकि ये तीनों शामिल थे विद्रोह के दमन करने में। 1857 ईस्वी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चयन करना है, तो सबसे पहले कौन-सी घटना हुई थी? तो हम बात करते हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली का विद्रोह और लखनऊ विद्रोह। इसमें सबसे पहले जो घटना हुई थी, वो हुआ था बैरकपुर विद्रोह है, जब मंगल पांडे ने अंग्रेज को गोली मारी थी। फिर बाद में होता है जो क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई मेरठ से। फिर इसमें घटना होती है दिल्ली का विद्रोह है, यानी 10 मई के बाद में 12 मई वाला दिल्ली का विद्रोह होता है। और फिर होता है लखनऊ का विद्रोह, यानी लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद वाले तीनों क्रम में होते हैं। फिर आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, देशी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना और देशी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति। यानी इन्होंने कुछ भी नहीं किया था 1857 के बाद में। अंग्रेजों ने देशी राज्यों को यथावत बनाए रखने की नीति अपनाई थी कि जैसे हैं वैसे रहने दो, है ना? त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था। तो 1800, 1806, 1809 और 1811। तो इसमें हमने पहले बात कर ली है, पहले इनका क्वेश्चन आ गया है वेलुथम्पी का। तो इन्होंने 1809 में विद्रोह किया था और जो मृत्यु होने के बाद भी अंग्रेजों ने इनको जनता को फांसी लगा के दिखवाया था। फिर आगे है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट और डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। तो डलहौजी की राज्य अपहरण नीति आती है राजनीतिक कारणों में, जबकि सती प्रथा और विधवा विवाह धार्मिक कारण में आते हैं, क्योंकि जो जनता है, आम जनता मानती थी कि ये हमारे धार्मिक नीतियों को, यानी हमारी सामाजिक जो नीतियां चली आ रही हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, और चर्बी वाले कारतूस हैं वो तत्कालीन कारणों में शामिल किए जाते हैं। फिर 1857 ईस्वी का विद्रोह, भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ था ग्वालियर, कानपुर, बैरकपुर और झांसी। तो इसमें सबसे पहले बैरकपुर वाली घटना होती है, फिर कानपुर, फिर इसमें झांसी और बाद में ग्वालियर, ठीक है ना? तो ये 1857 की क्रांति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देख लिए विस्तार पूर्वक। हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 1857 की क्रांति के बाद में यही टॉपिक दिया हुआ है। तो आगे वाला टॉपिक हमारा राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में होगा। ओके, जय हिंद।